हाइड्रोजन। हमें इस चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एल्कली मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि आपकी हेलोजन फैमिली से मिल रही है। ठीक है, अब एल्कली मेटल्स क्या है और हेलोजन फैमिली क्या होती है। एल्कली मेटल का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग लिथियम, पोटेशियम, सोडियम लगा रहता है, जो सबसे पहली रो होती है, सबसे पहला ग्रुप होता है, उनको हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं हेलोजन फैमिलीज। हेलोजन फैमिलीज जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके हेलोजन फैमिलीज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हेलोजन फैमिली से मिल रही हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आपकी एल्कली मेटल से मिल रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं समझ में आ रही है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस होनी चाहिए, वो समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ रखी जाए, इसलिए उसको रख दिया गया है। हालांकि माना जाता है कि वो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होता है, बट एग्जैक्टली वो वहीं पे होना चाहिए नहीं चाहिए, अभी भी ये डाउट में है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि एल्कली मेटल्स की हाइड्रोजन से मिलती है, फिर हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऐसी है जो कि हाइड्रोजन की हेलोजन फैमिली से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले देखें अगर हम एल्कली मेटल विथ हाइड्रोजन देखें, अगर ठीक है, एल्कली मेटल्स को अगर हम हाइड्रोजन के साथ देखें, सबसे पहले उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा 2 और 1। सोडियम का क्या हो जाएगा, आपका होता है सोडियम का 11, तो 2, 8, 1 हो जाता है। पोटेशियम का क्या होता है, तो ये हो जाता है 2, 8, 8, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम वही हाइड्रोजन का देखें अगर, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होता है। मतलब बाकी तीनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या है, 1 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो है ना। और वैसे अगर हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होती है जो कि उसकी वैलेंस शेल भी कहलाएगी, और उसमें क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा है आपका वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैव टू डोनेट और टू लूज और या फिर टू गेन टू अटेन देयर स्टेबिलिटी। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं जिससे वो एक स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल एटम कहला सके, है ना। तो यहाँ पे देखो लिथियम, इन सब में सबका 1, 1 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी सबकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। वैसे ही हाइड्रोजन के पास भी होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब स्टेबल तो नहीं हो पाएगा पर उसकी वैलेंसी 1 होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब हुआ कि उसमें कितना पॉजिटिव आयंस वो बना पा रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कि उनमें कितना पॉजिटिव चार्ज आ पा रहा है ना। अगर हम इनकी बात करें तो इन सब में क्या है, इनकी वैलेंसी 1 है। इनकी वैलेंसी 1 होने का मतलब है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। वैलेंसी 1 होने का मतलब है
मतलब ये लोग वो है डोनर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके ये लिथियम प्लस हो जाएगा +1, सोडियम प्लस हो जाता है, पोटेशियम 1 हो जाता है। वैसे ही क्या होता है, हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही उसका होगा। समझाया? लेता भी ना हाइड्रोजन। हाँ, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले भी पाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहलाता है, बट वो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज की हाइड्रोजन से मैच करती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी उसको एल्कली से मिला रही है। ठीक, फिर आया आपका रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन क्या होता है, जल्दी से बताओ, हमने उसको समझाया है, बताओ। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। दूसरा, वेरी गुड, या फिर एडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें रिडक्शन पावर क्या होती है, हाइड्रोजन एटम्स लाइक एल्कली मेटल इज एन आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हेंस इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी को रिड्यूस करना। एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब हो रहा है ना कि वो कुछ काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि इट इज रिड्यूसिंग समवन सम अनदर एटम। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद में वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लेगा, पर वो किसी और दूसरे को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और किसी और को इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब कि किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब किसी और में क्या कर रहा है, रिडक्शन करा रहा है। इलेक्ट्रॉन लेना भी तो रिडक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये भी ये कर लेते, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन लूज तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही जाएगा ना, तो जब किसी के पास जाएगा तो क्या कर रहे हैं, खुद में ऑक्सीडाइज हो गए, खुद का इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, पर दूसरे को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो इन दोनों में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर होती है, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर होती है। समझ आ गया? फिर आया बर्निंग। हाइड्रोजन burns in oxygen with a blue flame to form a water with a neutral. Alkali metals will burn in oxygen produces a basic oxide. देखो, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, वैसे ही एल्कली मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज मतलब मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। फिर आया आपका रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है, तो क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, तो लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कैन आल्सो कंबाइन विद नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन। जैसे एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो एल्कली मेटल्स में आपका लिथियम है, वो लिथियम ब्रोमाइड बना लेगा, मतलब वो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम NaCl बना लेता है। टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा। मैम मैं बहुत दूर से आता हूँ एक्चुअली। ओके, तो कहाँ से आते हो? मैम मैं भगवत कहाँ से? भगवत 4 किलोमीटर दूर। भगवतपुर। अच्छा, तो थोड़ा तो तुमको पता है, तुमको टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। जाम भी लग गया। स्कूल तो आप जाते नहीं हैं, तो फिर थोड़ा टाइम पे निकल सकते हैं, टाइम पे आ सकते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, अब रिएक्शन विद नॉन मेटल चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल क्या होता है कि ये क्या करता है, जैसे बाकी एल्कली मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके एक आपका क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, वैसे ही ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये एक सॉल्ट बना लेता है। देखो, ये जितने भी रिएक्शन हम बार बार बोल रहे हैं, बुक में आपके जितने भी रिएक्शंस दे रखे हैं, जितने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसको आप लोग थरोली याद करते जाइए। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, बुक के बाहर से आपके के एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बट उसके लिए आपको बुक की एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखने होंगे।
इसको ही याद कर लेंगे, आपके क्लास में सबसे अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि इसके बाहर से कुछ है ही नहीं देने के लिए के पास। जो आएगा बुक से आएगा, बट उसके लिए आपको जितने भी रिएक्शंस इसमें दे रखे हैं वो रिएक्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं, उसका मतलब जानना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। और कभी कभी तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कभी कभी तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कौन से कलर के सब्सटेंस है वो इसके साथ रिएक्ट करके जो सब्सटेंस बना रहा है वो किस कलर का आ रहा है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं और ये सारा कुछ आपके बुक में दे रखा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि जैसे हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और वो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाता है। ये किसमें किया है? उसने डिफ्यूज सनलाइट में किया है। दूसरा मान लो कि अगर ये चीज इसमें मान लो इसी तरह इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये ना डिफ्यूज सनलाइट में किया है। अगर इसमें हम लोग डिफ्यूज सनलाइट की जगह डायरेक्ट सनलाइट डाल देते तो क्या होता? क्या लिखा है बताओ? नहीं लिखा है। इसमें ये है कि अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की जगह डायरेक्ट सनलाइट डाल देते तो रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता, बहुत ही एकदम वोलेटाइल रिएक्शन हो जाता। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। जैसे अब यहाँ पे दूसरा दिया रखा है कि जैसे नाइट्रोजन है उसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया है तो उसने NH3 बनाया है, बट उसमें हमें यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है। फिर उसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नहीं है, सब दिया युवराज। अरे युवराज में बुक में नहीं। जैसे दूसरा एक रिएक्शन है कि हाइड्रोजन को हमने सल्फर के साथ रिएक्ट कराया है तो जो सल्फर हमने लिया है वो मॉल्टेन स्टेट में लिया है और उसने फिर H2S गैस बनाई। हमारे बुक में दिया है। कहाँ देख रहे हैं? दिया है। ये दिया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वीडियो बंद करो एक मिनट। क्या ये बेटा लाइट तो कहीं नहीं आ रही है। पंखा चलेगा पंखा कहीं नहीं चलेगा। नहीं चलता है। चलो इसको बंद करो। अभी बोला ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कि क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि हाइड्रोजन की हेलोजन फैमिली से मिल रही है। तो फिर से अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हेलोजन फैमिली में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और वैसे ही हाइड्रोजन का होता है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 होता है। सेम अगर हम उसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी भी उसकी 1 हो जाएगी। तीसरा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की तो टेंडेंसी होती है वो नॉन मेटल्स हैं तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और अपनी स्टेबिलिटी मतलब अटेन कर लेंगे। वैसे ही हाइड्रोजन होता है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू गेट स्टेबल। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन और रिसीव कर लेगा और उसके बाद वो क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। फिर क्या होता है? एटॉमिसिटी हो गई, वैलेंसी हो गई, फिजिकल स्टेट हो गया। फिजिकल स्टेट जैसे हेलोजन्स जो होते हैं वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी होता है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे जो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अगेन क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है चैप्टर, ये बताओ जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो किन के बीच में बनता है और जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो किन के बीच में बनता है? एल्कली और हाइड्रोजन में। एल्कली और हाइड्रोजन में कोवैलेंट बनता है। अच्छा, और आयनिक? हाइड्रोजन
सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन की हट के भी तुम बोल सकते हो। बताओ बताओ युवराज, मेटल और नॉन मेटल में क्या मिलता है? आयोनिक बॉन्ड। हाँ, कोवैलेंट मेटल मेटल में नॉन मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, और कोवैलेंट हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवैलेंट में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे रहा है, ना ही पूरी तरीके से ले रहा है, वो लोग शेयर करके रहते हैं। तो वैसे ही जैसे हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, वैसे ही जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है? दूसरे नॉन मेटल्स के साथ क्या करता है? कोवैलेंट कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो प्रॉपर्टीज एल्कली की हाइड्रोजन से मैच कर रही थी और कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन की हाइड्रोजन से मैच कर रही थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखा जाए, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी हाइड्रोजन की जो कि वो अलग सी भी थी। अलग से क्या थी कि जैसे जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स बनते थे, जैसे H2O, ठीक है, वो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, वो नेचर में न्यूट्रल पाया जाता है, ठीक है। बट अगर हम हेलोजन फैमिली की बात करें, तो उनके जो ऑक्साइड्स बनते थे वो एसिडिक नेचर के बनते हैं, और जो अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के बनते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होती है, एक ही तो शेल होती है ना, तभी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी अगर हम हेलोजन की बात कर लें या फिर लिथियम की बात कर लें तो दो या दो से ज़्यादा ही हेलोजन की बात कर लें या एल्कली की बात कर लें तो हम सबके पास दो या दो से ज़्यादा ही शेल्स प्रेजेंट रहती हैं। समझ में आया? नहीं आया? आया? शेल्स समझ में आई? तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसकी सिमिलर भी हो रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो सेम भी हो रही थी। तो इट इज़ वेरी मच कंफ्यूजिंग कि हमें हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। स्टिल इट इज़ इन वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट। चलो ठीक है। अब आया जो हाइड्रोजन था वो दो तरीके से पाया जाता है, वो आपको फ्री स्टेट में पाया जाएगा, आपको कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। फ्री स्टेट का मतलब जैसे वॉल्केनोस वगैरह हो गए या फिर जहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है वहाँ पे हमें फ्रीली हाइड्रोजन कहीं भी मिल जाएगा। और कंबाइंड स्टेट में हमेशा हमें मिलता है जैसे H2O, हमें हाइड्रोजन वहाँ मिलता है। तो नॉर्मली जो हमें हाइड्रोजन मिलता है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है, बट हमें फ्री स्टेट में भी हाइड्रोजन मिलता है जहाँ बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। फिर आया आपका, अब हमें क्या है, अब हमें प्रिपेयर करना है, हाइड्रोजन को। तो पहले हम लोग छोटे छोटे अमाउंट में एक नॉर्मल लैब में प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एक मेजर एक बिग अमाउंट में एक अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ कुछ जाननी है कि किसके साथ हम क्या रिएक्ट कराएं कि हमें हाइड्रोजन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो हम किसके साथ क्या रिएक्ट कराएं? सबसे पहले हम हाइड्रोजन को कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे? पहले हम मेटल्स लेंगे, मेटल्स को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। वी आर रिएक्टिंग व्हाट? मेटल्स विथ कोल्ड वाटर, एकदम चिल ठंडा पानी के साथ हम उसको रिएक्ट कराएंगे। जब हम मेटल्स को उनके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें उसमें हाइड्रोजन गैस ऐसे बाहर निकली मिलेगी। सबसे पहले जैसे मान लो हमने क्या लिया, पोटेशियम ले लिया, ठीक है। पोटेशियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें बेस मिल रहा है, यानी KOH मिल रहा है, जो कि एक बेस है, ठीक है। एक सोपी नेचर का होता है ये, और हमें साथ में हाइड्रोजन गैस निकली मिलेगी, ठीक है। जब हम यहाँ पे इस रिएक्शन को कराएंगे, जब हम पोटेशियम को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो एक क्या बन जाएगा, जैसे सिल्वर कलर का ग्लोब्यूल बन जाएगा, जो कि ऐसा पानी में खूब तेजी ऐसे तैरने लगेगा, खूब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। फिर हम
सोडियम का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ। कौन से वाटर के साथ? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। और फिर क्या होगा, जब सोडियम कराएंगे तो भी वो एक सिल्वरी ग्लोब्यूल बना लेगा, और जो ग्लोब्यूल बनेगा वो भी रिएक्टिव होगा, बट एज कम्पेयर टू पोटेशियम उसका रिएक्टिविटी जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी। और वो भी क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हमें हाइड्रोजन देगा। ठीक है। फिर अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट कराते हैं कोल्ड वाटर के साथ, तो कैल्शियम क्या होता है, हैवी होता है नेचर में, और वो पानी में नीचे चला जाएगा, बट स्टिल उसके बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से। ठीक, चलो नोट्स कितने लिखे हैं? नोट्स कितने हो रहे हैं? किस टॉपिक का नोट नहीं मिला है, ये बताओ, किस सब्जेक्ट का नोट्स नहीं मिला? फिजिक्स बोलो बोलो युवराज। 2 चैप्टर ये मिल गया। फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स का मिला है, फिजिक्स में 3 चैप्टर हुए हैं, थर्ड चैप्टर का नहीं मिला है अभी। ओके, केमिस्ट्री में पोल्यूशन वाले चैप्टर का भी नहीं मिला होगा, बाकी का मिल गया, सबका मिल गया है। और बायो में फ्लावर वगैरह का नहीं मिला होगा ना अभी। कितना हुआ है फर्स्ट सेकंड कॉपी में, कितना हुआ है? कॉपी हो गया है तुम्हारा? 3 चैप्टर किसमें? केमिस्ट्री में। तुम्हारा युवराज, अरे रियान, बाकी लोग लिख रहे हैं, तो फोटो कॉपी कराओगे? अच्छा, आपको पता था टाइम मिलता है क्या? नहीं ना, अब लिख लो। प्रोजेक्ट बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। जितने भी नोट्स हैं वो सब ग्रुप पे दे दिए गए हैं। हम ग्रुप में आएंगे, तब तुम नहीं थे ना, तब ऐड नहीं थे। बाकी इन लोग से सारे नोट्स ले लो, पीडीएफ जितनी भी होंगी रेयान से ले लेना। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ होंगी ग्रुप पे तो सभी आ गई हैं। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ्स हैं उसको दे देना, और उसके बाद जो भी पीडीएफ नहीं होगी वो हमको बता देना, जब भी तो जितना हुआ है उसमें इसका। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेटल्स को रिएक्ट कराना है हॉट वाटर के साथ। अब हम अभी तक हमने कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया, किसको किसको कराया है? पोटेशियम को, सोडियम को और कैल्शियम को। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेटल्स का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा? हमें एक मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा या मेटल ऑक्साइड मिलेगा विद द इग्निशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया है हॉट वाटर के साथ। तो जैसे ही हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया है हॉट वाटर के साथ, हमें क्या मिला? हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला और हमें उसमें क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकली। बट दूसरी चीज, ऐसे इजी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हैं स्टीम के साथ, नॉट विद द वाटर, स्टीम, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हमें हाइड्रोजन गैस उसमें मिलेगी। अभी जब हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तो हमें मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला था। ठीक है, जब हमने मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तब हमें क्या मिला था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, बट अगर हम और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। बट अगर अब हम इसी को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी। पेपर में क्या डिफरेंस करेंगे? पेपर में जैसे पेपर में वो लिखा रहेगा, वो आपको मतलब कि वो ऊपर टर्मिनोलॉजी लिखी रहेगी। जिस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा, सपोज मान लो इसमें ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्ट द सेंटेंस और या फिर फिल द सेंटेंस। ठीक है, मान लो ऐसा बन गया, या फिर आपको बताना है कि ट्रू या फॉल्स है। मान लो ऐसे में से कुछ भी आ गया, तो मान लो आपका ये आया ट्रू एंड फॉल्स, मान लो ट्रू एंड फॉल्स में आया, तो ट्रू एंड फॉल्स में ये आया कि जब हमने मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया है, when magnesium is reacted with the steam, it gives magnesium oxide. हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द इग्निशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। क्या लिखोगे, क्या करोगे? ट्रू या फॉल्स?
फॉल्स। क्यों? हाइड्रोजन मैग्नीशियम साथ रिएक्ट करेंगे ना हाइड्रोक्साइड से। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद स्टीम गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट्स ट्रू। हाँ तो सेम पूछा था। मैं सोचा हाइड्रोजन ओके मैग्नीशियम। ठीक, कंफ्यूज हो गए। बट अगर इसकी जगह ये बोल दें कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद द हॉट वाटर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, तब क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। या तुम्हें इतना लिख के दे देंगे, इसे कंप्लीट करने को कह देंगे, या तुम्हें ये कह देंगे कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद द हॉट वाटर व्हाट इट गिव्स, व्हाट गैस इट रिलीजेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, एंड व्हाट गैस इट रिलीजेस। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसमें ऊपर लिखा रहेगा, उसमें आप नहीं तो नीचे लिखा रहेगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं देंगे कि ये लिख देंगे और आप खुद सोचेंगे स्टीम है कि हॉट वाटर है, तो इसमें आप परेशान मत होइए। अब मान लो कि हमने क्या किया है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स, हम स्टीम से रिएक्ट करा रहे हैं। अब मान लो कि हमने एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया है। अगर अब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ, ठीक है, तो होता क्या है कि वो इस रिएक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ, वो क्या बना लेता है, वो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार बन जाती है, वो क्या बनती है, कोटिंग की तरह बिहेव करती है, एक लेयर बना देगी। और जो लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, सपोज मान लो कि ये एक दीवार है, मान लो कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का कुछ हम रख के उस पर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दें, तो वो एक कोटिंग बन जाती है। उसके बाद उस पर कोई फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाता है। समझ में आया कि इट फॉर्म्स एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हिच मेक्स इट इनएक्टिव। There is no further reaction due to the oxide coating. मेरा पेंसिल देना या पेन देना कुछ। अब आया जिंक। अगर हम जिंक की बात करें, अगर हम जिंक की बात करें तो it is even less reactive, that is it reacts only when it is heated and steam is passed over it. जिंक इतना कम रिएक्टिव होता है कि जब तक हम उसको बहुत अच्छे से हीट नहीं कर देते हैं, हीट कराने के बाद जब उसमें से हम स्टीम पास कराते हैं, तब जाके वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड जिंक इज कन्वर्टेड टू वाइट जिंक ऑक्साइड। जब हम जिंक को पूरा तरीके से हीट करके उसमें से स्टीम से पास कराते हैं, तो वो जिंक ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा। जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन इट इज हॉट। ये लाइन पूछ सकता है कि जब विच कंपाउंड इज येलो व्हेन इट इज हॉट, कौन सा कंपाउंड है वो एकदम येलो होता है जब वो हॉट होता है, बट एकदम कोल्ड होने पे वो एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि विच कंपाउंड, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया तो कि कंपाउंड which is yellow in color when hot but becomes white in color when it is cold, तो क्या आंसर आएगा, जिंक ऑक्साइड। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आरव देखो बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है? यस। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो बता रहा। ठीक, अब हम जिंक की बात कर लिए हैं, अब हम आयरन की बात करेंगे। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, वो जिंक से भी कम रिएक्टिव होता है, बट रेड हॉट आयरन रिएक्ट विद स्टीम फॉर्मिंग ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड एंड दी हाइड्रोजन गैस। मतलब वैसे आयरन भी रिएक्टिव नहीं होता है, बट एकदम रेड हॉट कर दे। रेड हॉट का मतलब जब आयरन को जलाओ तो वो रेड कलर का हो जाता है ना, देखा है कभी आयरन जलता हुआ, कभी वो देखा है, वो एकदम लोहा एकदम रेड रेड हो जाता है, तो मैं उस तरफ से कर दो अगर। हाँ, और अगर हम उसके बाद उसको स्टीम से पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe3O4 मिलेगा, यानी ट्राइफेरिक आयरन, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। इसको हम लोग Fe3O4 मतलब आयरन ट्राई है और ऑक्साइड 4 है, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड मिलेगा और हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
ठीक है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर हम इसमें, हाँ ये क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि अगर ये जो भी यहाँ पे बना है साथ में हाइड्रोजन गैस, देखो ये रिएक्शन देखो लिखा हुआ है जिसमें ट्राइफेरिक ऑक्सीजन बनी है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, अगर इसमें मान लो क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर इसमें जो ऑक्सीजन बन रही है हमने उसको बनते ही नहीं निकाला, हमने इस बनते ही इस हाइड्रोजन को अगर यहाँ से नहीं हटाया, तब क्या होगा? तो क्या होगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस से आयरन और स्टील का फॉर्मेशन कर देगा। इसीलिए जैसे ही ये बनता है इसकी हाइड्रोजन को हम लोग को हटाना होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? आ रहे हैं ना? ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए जो भी रिएक्शन दे रखा है उस रिएक्शंस को याद करना बहुत जरूरी। जिसके बुक में जैसा दिया है वैसा ही याद करो, दूसरे से हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हमें एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हाइड्रोजन को रिएक्शंस कराने हैं हमें। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज मालूम होगी ना? वो जो मेटलिक सीरीज होती है उसको हम लोग, हाँ ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए अब हम एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से प्रिपेयर कराएंगे, वहां से मेटल्स लेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिएक्शन विद द वाटर मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। जो कम रिएक्टिव होता जाएगा वो नीचे होता जाएगा। अब हम देखना है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड द एक्टिविटी। ठीक है, चलो अब आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स। देखो, हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट विद सम मेटल्स, ठीक है, विच आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या करते हैं, जो कुछ डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, तो कुछ डाइल्यूट एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा सकते हैं विद सम मेटल्स। जैसे मान लो कि द एक्सटेंट टू व्हिच दीस रिएक्शंस अकर्स गिवन द, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई एसिड ले लें, मान लो कोई भी एक एसिड है, आपके बुक में मान लो कि दोनों ही दे रखा है, तो वो क्या करेंगे, तो जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं, बस वही क्या होंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, पर जो भी हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आपने अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया है, यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या बना है आपका, आंसर जो प्रोडक्ट बना है आपका वो आया है MgSO4 प्लस H2। मतलब उसने क्या किया है, मैग्नीशियम ने जैसे यहाँ पे दिया है Mg प्लस H2SO4, आ क्या रहा है MgSO4 प्लस H2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल सीरीज में, ठीक है, तो इसने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, उसकी जगह पे SO4 के साथ हाइड्रोजन, मैग्नीशियम आ गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है? yes, समझ में आया? चारों को आ गया? yes, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम को आपने जब HCl के साथ रिएक्ट कराया, तब आया क्या आपका AlCl3 आ गया और आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। यानी क्या हुआ, जो HCl में H था उसमें से उस Al ने क्या किया है, उस H को हटा के Cl के साथ रिएक्ट कर लिया है और हाइड्रोजन को उसमें से अलग कर दिया है। फिर जैसे मान लो कि आपका है Zn दे रखा है, Zn दिया है ना ये सब, युवराज,
Zn मान लो कि आपका है, Zn को अगर हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया है तब क्या बना रहा है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, उस Zn ने उस HCl में से H को हटा के उस जगह पे बैठ गया, डिस्प्लेस कर लिया और हाइड्रोजन को उसने बना लिया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये चारों जो हैं रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। यहाँ पे HCl हो या H2SO4 हो, ये चारों मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक, ये चारों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ और क्या करते हैं, अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स बना लेते हैं। ये जो भी बन रहा है MgSO4, AlCl3, ZnCl2, सब सॉल्ट्स हैं, ठीक है, ये सब सॉल्ट्स हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। In the lab preparation of the hydrogen, zinc is most preferred metal. Other metals are not used because of the following reasons. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर हम लैब में प्रिपेयर करने की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मेटल हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर मेटल हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन, तो हम लोग उसको जिंक को यूज़ करते हैं। क्यों, बाकी सब क्यों नहीं यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि हमने सोडियम और पोटेशियम की बात करें, ठीक है, वो भी तो मेटल है ना, तो सोडियम और पोटेशियम हाँ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, हमें उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि पोटेशियम कितना रिएक्टिव होता है, वो जो ग्लोबुल बनाता है जल्दी होता है, पर सोडियम का हमें बताया था ग्लोबुल बनता है वो जल्दी रिएक्ट करता है। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं करते, चलो थोड़ा सा बताओ, एल्यूमिनियम अगर हम लोग करें तो एल्यूमिनियम हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे, वो कोटिंग बना लेगा और फिर उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। आयरन जो होता है हैज टू बी हीटेड, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि आयरन को पूरा हीट करना पड़ता है, रेड हॉट हीट करना पड़ता है तब वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। Iron has to be heated, but then the hydrogen thus produced contain impurities। मतलब हाइड्रोजन को, अरे आयरन को हम लोग हीट करके अगर बना भी लेंगे तो जो भी हाइड्रोजन निकलेगा उसमें बहुत ही इम्प्योरिटीज होंगी, तो निकालो उसके बाद फिर उसको प्योर करो, है ना, इसलिए। फिर लेड की बात अगर करें तो लेड जो होता है रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और HCl के साथ एंड फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ द लेड सल्फेट और या फिर लेड क्लोराइड। अगर लेड ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, लेड अगर मान लो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, मान लो लेड है उसने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। और ये क्या है, PbSO4 जो होता है ये एक इनसॉल्युबल सल्फेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन गैस उतनी अच्छे से निकल नहीं पाती है। सेम वो HCl के साथ करता है, PbCl बना लेता है, वो एक लेड क्लोराइड का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है। देयरफॉर फर्दर रिएक्शन क्या होती है, आगे की रुक जाती है। अगर एक बार हाइड्रोजन मिल भी गई तो आगे नहीं बन पाती, क्योंकि वो एक आगे प्रोसीड ही नहीं हो पा रहा है प्रोसेस, क्योंकि वो क्या हो गया है, वहीं पे जाके रुक गया, प्रेसिपिटेट बन गया, आगे बन ही नहीं पा रहा है। समझ आया। फिर आया आपका हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेटल्स, जो कि उससे एक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, उसमें से वो नहीं बना सकते हैं। अब आया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्कलीज। जो एल्कलीज होती हैं अगर उसमें से हम डिस्प्लेस करना चाहें तो मेटल्स लाइक जिंक, लेड, एल्यूमिनियम हैव अ यूनिक नेचर, दे रिएक्ट विद द एसिड्स एंड कैन इवन रिएक्ट विद द हॉट कंसंट्रेटेड एल्कलीज टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड अ सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब जो एल्कलीज होती हैं, ठीक है, उनका क्या नेचर होता है, जैसे मान लो कि आपकी जिंक हो गई, लेड हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, ये सब क्या करती हैं, जब इनको हम लोग यूज़ करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये आपका रिएक्ट कर जाती हैं एसिड्स के साथ। जो भी एसिड्स हमने यूज़ किया है उनके साथ रिएक्ट कर जाती हैं और जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता है, ठीक है। चलो फिर आया आपका लैब प्रिपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन। इतना समझ में आ गया? yes, समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो तो ठीक है, पर स्पेशली इसमें क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि हम इसको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं।
अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, सपोज मान लो कि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि हम लोग जिंक को यूज कर रहे हैं, बट अगर हमसे बोल दिया जाए कि हम लेड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम आयरन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके रीजंस पता चल गए ना, समझ में आ गया ना क्या लिखने हैं। हालांकि नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। लेड नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमने लिखा है नोट्स में, नहीं दिया है कोई बात नहीं, जो बुक ने दिया है वो पढ़ो। अब आया लैब में हमें प्रिपेयर करना है। लैब में हम कैसे एसिड्स को इसको प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये डायग्राम देखो, डायग्राम में हमने एक फ्लास्क लिया है, ठीक है। हमने उस फ्लास्क में क्या किया है, डाइल्यूट HCl डाला है। डाइल्यूट HCl के साथ हमने क्या किया है, जिंक डाला है, ठीक है। जिंक को हमने ग्रैनुलेटेड कर दिया है। ग्रैनुलेटेड का मतलब होता है एकदम छोटे पीसेस में कर दिया है। छोटे पीसेस में करने का रीजन ये होता है कि उसकी जो भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, एफिशिएंसी होती है, या कह सकते हैं उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बढ़ जाता है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, वो और अच्छे से और जल्दी रिएक्ट कर पाती है, ठीक है। हमने क्या लिया है प्रोसीजर में, अब सुनो प्रोसीजर। प्लेस सम पीसेस ऑफ द ग्रैनुलेटेड जिंक इन द फ्लास्क। हमने फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने ग्रैनुलेटेड जिंक डाल दिया। फिटेड विद द एयर टाइट कॉर्क, यहाँ पे अपने ऊपर हमने कॉर्क लगा लिया विद द 2 होल्स। और कॉर्क में क्या है, 2 होल्स बना दिए हैं, दिख रहे हैं होल्स, ठीक है। थ्रू 1 होल पास आ थिसल फनल। एक होल से देखो हमने यहाँ पे एक थिसल फनल को वो किया है, रखा है, मतलब पास कराया है। with a long stem provided with a stopper and through a other a long delivery tube. दूसरे में हमने क्या किया, डिलीवरी ट्यूब किया है। डिलीवरी ट्यूब क्या करेगा, जो भी हाइड्रोजन गैस डिलीवर होगी, बनेगी, वो लेके जाएगी दूसरे बीकर में, उसको वो करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, रिएक्शन होगा। रिएक्शन में हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, पर आपकी बुक में HCl लिखा है तो हम लोग HCl से पढ़ेंगे कि हमने Zn को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया है तो क्या करेगा, Zn H को डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnCl2 बन जाएगा और H2 जो होगा वो निकल जाएगा। अब क्या है, जो जिंक ग्रैन्युल्स देखो लिखा हुआ है, जिंक ग्रैन्युल्स आर प्रेफर्ड फॉर दिस रिएक्शन ओवर द प्योर जिंक बिकॉज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ग्रैनुलेटेड जिंक इज कॉपर whose catalyzing effects speeds up the rate of the reaction। जो जिंक हम ले रहे हैं ग्रैनुलेटेड फॉर्म में, जो जिंक हम ले रहे हैं ग्रैनुलेटेड फॉर्म, छोटे फॉर्म में, उसमें क्या होती है, बंद कर दियो क्या, 5 मिनट, जो भी हमने जिंक लिया है ग्रैनुलेटेड फॉर्म में, उसमें क्या प्रेजेंट होती है, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। किसके फॉर्म में, कॉपर प्रेजेंट होता है। और जो कॉपर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है, मतलब एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, इसलिए हमने उसको यूज किया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको कलेक्ट करेंगे। हमने कलेक्ट कैसे किया है, हमने कलेक्ट किया है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू। मतलब क्या होगा, जब हम कलेक्ट करते जाएंगे तो ये वाटर में हम कलेक्ट कर रहे हैं, वाटर में कलेक्ट कर रहे हैं, और ये वाटर से हल्की होती है, तो ये क्या होगा, जैसे जैसे कलेक्ट होती जाएगी ये ऊपर जाती जाएगी, वाटर नीचे आता जाएगा, वाटर नीचे आता जाएगा। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, 2 चीजें होती है। तो कलेक्शन कैसे होगा, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय अ डाउनवर्ड मूवमेंट। हाइड्रोजन जो होगा डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। बिकॉज इट इज वर्चुअली क्या होगा, बिकॉज इट इज वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर। अगर हम इसको ऐसे ही कर देंगे तो एयर से हो जाएगा, और एयर से ये बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो कर देगा, and therefore cannot be collected by the downward displacement of the air। इसलिए हम लोग यहाँ पे एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में नहीं कर सकते, हमें यहाँ वाटर को लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर में ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वाटर में मिक्स हो जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, पर एयर से वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देगा, इसलिए हम एयर का यूज नहीं कर सकते हैं। अब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जब हाइड्रोजन को बनाया है तो उसमें कई सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। तो इम्प्योरिटीज में आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बन जाते हैं, आपके फॉस्फाइड्स बन जाते हैं, आर्सेनाइड्स, बहुत सारे बन जाते हैं। अब एक एक
करके हम सारी की सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज बनी है उनको अलग करते हैं, क्योंकि हमें प्योरली हाइड्रोजन चाहिए। तो एक एक करके जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है उनको हम अलग कर देते हैं। अलग कैसे करते हैं, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। देखो यहाँ दिया है प्यूरिफिकेशन नीचे, ठीक है। देखो इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन बाय पासिंग इट थ्रू। मान लो कि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें आर्सेनेट मिला है, तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू रिमूव आर्सेनिक एंड फॉस्फाइन। यहाँ पे फॉस्फाइन और आर्साइन बन गया, ठीक है। तो हम इसमें से सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को पास कराएंगे, तो वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आर्सेन और फॉस्फाइन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये दोनों इम्प्योरिटीज हट गई। दूसरा, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को पास कराएंगे जिससे वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर कॉस्टिक पोटैश को हम लोग इसमें से पास कराएंगे, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बने होंगे जैसे NO2, NO3 जो बने होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग कौन से सोल्यूशन को यूज करेंगे टू रिमूव दैट पर्टिकुलर, मान लो आर्साइन और फॉस्फाइन को हमें रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया। अब लास्ट में ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई दी गैस। लास्ट में हम एक सारी इम्प्योरिटीज हट गई है, सारी इम्प्योरिटीज हटने के बाद अब उसमें थोड़ा बहुत वाटर वेपर बचता है, तो वाटर वेपर के लिए क्या करेंगे, ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे। ड्राइंग एजेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मेटल में ड्राइंग एजेंट लगा रहे हैं, यानी हम उसमें से उसका जितना भी मॉइस्चर है उसको खींच लेगा। ड्राइंग एजेंट मतलब जो ड्राई कर देगा, है ना। ड्राइंग एजेंट मतलब जो ड्राई कर देगा, तो हम ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे कि वो जितना भी मॉइस्चर होगा अपनी तरफ खींच लेगा। अ ड्राइंग एजेंट यूज टू ड्राई दी गैस। कॉमन ड्राइंग एजेंट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आपका होगा कैल्शियम क्लोराइड, कॉस्टिक पोटैश स्टिक एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड टू रिमूव दी वाटर वेपर। दे रखा है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड ड्राइंग एजेंट। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, बट इट इज नॉट यूज टू ड्राई दी हाइड्रोजन एज, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन के साथ और वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। वैसे अगर बहुत अच्छा अगर डाइल्यूशन की बात करें तो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर हाइड्रोजन को ड्राई करने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन कर देगा, ड्राई नहीं करेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, प्रिकॉशंस ये लेंगे, मतलब 3-4 प्रिकॉशंस हैं, उनको लेना रहेगा कि अपरेटस एकदम ऐसा होना चाहिए कि कहीं से गैस ना लीक हो, कहीं एयर ना आ जाए, एकदम एयर टाइट होनी चाहिए, कोई भी आसपास कोई बर्निंग फ्लेम नहीं होनी चाहिए, जल जाएगा नहीं तो। द गैस जो होगी, जो भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में ही करेंगे। द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर इज, जितनी भी एयर मान लो आसपास होगी वो हट जाए तभी करें, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा बहुत ही एक्सप्लोजिव। The end of the thistle funnel should be dipped। और जो यहाँ पे thistle funnel हमने यूज किया है वो पूरा यहाँ पे ग्रेनुलेटेड जिंक और वाटर में क्या होना चाहिए, डिप्ड होना चाहिए। जो हमने यहाँ वाटर यूज किया है ना उसमें डिप होना चाहिए, जिससे कि कहीं भी एयर के कांटेक्ट में वो ना आए और अच्छे से रिएक्शन हो पाए, ठीक है। लास्ट में टेस्ट फॉर हाइड्रोजन पढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ द कंबशन। मतलब वो जल जाती है पर जलाने में हेल्प नहीं करती है। तो कोई भी बर्निंग फ्लेम लेके, मतलब एक फ्लेम लेके आओ तो वो क्या करेगी, उसको और जला देगी और वैसे पॉप अप साउंड में वो आवाज आएगी, तब तो समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस है। इट बर्न्स साइलेंटली इन द एयर एंड और ऑक्सीजन विद अ पेल ब्लू कलर। और वो जब ऑक्सीजन में बर्न होती है, जलती है, तो वो पेल ब्लू कलर, येलोइश ब्लू कलर का फ्लेम आता है, ठीक है। तो पता चल जाता है कि ये वो है, और साथ में ये वाटर बनाती है, H2O बनाती है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हाइड्रोजन खत्म हो गया। लास्ट में बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वॉश प्रोसेस। वॉश प्रोसेस में से बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने लैब में कैसे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं ये पढ़ा है, पर लैब में हम लोग को थोड़े से अमाउंट में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है, एकदम ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो हम उसके लिए हम लोग वॉश प्रोसेस यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कल, ठीक है। बंद करेंगे।